हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा जो लास्ट लेसन है दैट इज लेसन नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेसन है। पिछले 2-3 सालों से हम लोग कुछ ना कुछ हर साल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते आ ही रहे हैं। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कोई भी अगर क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है किसी भी ऑपरेशन पे, किसी भी प्रोसेस पे, किसी भी चीज का सर्वे अगर हो रहा है तो वो सर्वे से हमारे पास में जमा होता है न्यूमेरिकल डाटा। नंबर्स में डाटा जमा होता है। जिस भी एक्सपेरिमेंट का वो सर्वे होगा, उसका तैयार होता है हमारे पास में न्यूमेरिकल डाटा। उस न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन करना, जमा करना, फिर उसे प्रेजेंट करना यानी किस में प्रेजेंट करते हैं अपन? चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, है ना। अलग अलग प्रकार से हम लोग क्या करते, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद में पहली स्टेप कलेक्शन, दूसरी स्टेप प्रेजेंटेशन। और जब प्रेजेंटेशन हो जाता है उस डाटा का, तो उस प्रेजेंटेशन पर से हम लोग क्या करते, एनालिसिस, टेबल बना रहे या कोई चार्ट बना रहे या कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे, फोटो में रिप्रेजेंट कर रहे, तो उस डाटा को हमको समझना आसान हो जाता, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद में क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन, यानी फिर लोगों को समझाते हैं उस डाटा के बारे में, है ना। तो ये सारी चीजें एक स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत की जाती है। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना, टेबल में रिप्रेजेंट करना, चार्ट में रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें हमको सिखाया है एक स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ने। क्यों? यानी हम किसी डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को चार्ट्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, टेबल्स, बार डायग्राम्स में कन्वर्ट कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रांच विच इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, कलेक्ट करो, प्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट करो टेबल, चार्ट, डायग्राम्स में, फिर उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद में करो उसका इंटरप्रिटेशन है समझाना, इंटरप्रेट करना है वो डाटा में क्या दिया है उसको समझाना। ये सारा विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा कहा जाता है किसे, स्टैटिस्टिक्स को। एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की वो जो किससे डील करती है, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इन सारी चीज़ों से क्या करता है स्टैटिस्टिक्स, ये ब्रांच डील करता है। और हम लोग देखते हैं टेबल्स में हम लोगों को कई सारा ग्रुप डाटा दिया रहता, फिर उसकी हम लोग बहुत सी चीज़ें ढूंढ कर निकालते हैं, है ना। और उस डाटा को बाद में समझाते भी है आगे वाले को कि एक्चुअली में इस डाटा में हो क्या रहा है। करते हैं ना हम ऐसा? बिल्कुल करता है। तो वो रही हमारी डेफिनेशन। ये आप लोगों को अच्छे से समझना है, लिखना भी है। और इसके पिछले सालों में भी आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स क्या है वो अच्छे से देखे, जो किससे डील करता है, डाटा को कलेक्ट करने से, है ना। न्यूमेरिकल डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा किसका होता है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, सर्वे। जब हम उसका सर्वे करते हैं तो हमारे पास में क्या जमा होता है, न्यूमेरिकल डाटा जमा होता है। उस न्यूमेरिकल डाटा का हम लोग करते हैं कलेक्शन करना है, जमा करना न्यूमेरिकल डाटा को, रिप्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, उसको अलग अलग टेबल्स, चार्ट्स, बार डायग्राम, है ना, अलग अलग तरीके से ग्राफ वाफ की मदद से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन पर से होता है बाद में उसका एनालिसिस, एनालिसिस पर से उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट यानी समझा करके देते हैं। क्लियर हो रहा? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब क्या है, अब स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम लोगों को स्पेसिफिकली ये लेसन 2 हिस्सों में बांट के दिया गया है। पहले हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताई गई है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग इसके पिछले क्लासेस में भी मीन, मीडियन, मोड पढ़ चुके हैं। बस उसी को हम लोगों को यहाँ पर इस साल हम लोगों को वही मीन, मोड और मीडियन ग्रुप्ड डाटा के लिए दिया हुआ है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको निकालना है, ठीक है। वो कैसे एक एक करके आएगा तो मैं वो सारा बताते जाऊंगा, लेकिन ये जो मीन, मोड, मीडियन निकालने के लिए बोला है पहले हाफ में लेसन के,
It comes under the branch of measure of central tendency. It comes under the branch of measures of central tendency. ये काय के अंदर आता है? ये जो मीन मोड मीडियन निकालना है, क्या निकालना? जो भी न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास में है उस न्यूमेरिकल डाटा का क्या निकालना? सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना। अब आप बोलोगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है, कोई भी हमारे पास में सर्वे से जब डाटा आता है तो अपन उस डाटा को अरेंज करते, अरेंज करने के बाद में हम एक क्या रहता ना, उस डाटा में एक ऐसा नंबर रहता, एक ऐसा नंबर रहता उस डाटा में जिस नंबर के इर्द गिर्द ही बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस घूम रहे होते। एक बीच वाला नंबर होता है, उस बीच वाले नंबर के इर्द गिर्द ही बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस घूमते हुए रहते, ठीक है। तो उस नंबर को बोला जाता है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, और वो अकेला नंबर ही पूरे ग्रुप को, पूरे ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करने की ताकत रखता है, यानी रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जब मीन मोड मीडियन, ये क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना किसी भी डाटा का, मीन निकाल लो या मोड निकाल लो या मीडियन निकाल लो, हर एक इसका अपना अलग अलग एक मतलब है, लेकिन उनसे आने वाला जो आंसर है, जैसा मीन निकाल रहे तो मीन का जो आंसर आ रहा, मीडियन निकाल रहे मीडियन का जो आंसर आ रहा, मोड निकाल रहे डाटा का, मोड का जो आंसर आ रहा, हर एक नंबर क्या करता है? एक स्पेसिफिक आंसर हम लोगों को उस डाटा के बारे में देता है, उस सर्वे के बारे में देता है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको उस सर्वे के बारे में देता है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में देता है। यानी वो नंबर कैसा होता है? उस नंबर के ही इर्द गिर्द बाकी के सारे जो ऑब्जर्वेशंस है वो घूमते हुए रहते हैं, और उस नंबर को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप। उस नंबर को ही हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप। वो अकेला नंबर जिसकी इर्द गिर्द बाकी सारी वैल्यूज घूमती है उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप, और उसी नंबर को, उसी स्कोर को बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसी स्कोर को बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आराधन में आप लोगों के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसे बोला? मैं लिखा भी हूं यहाँ पे। वी जनरली फाइंड अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी in the numerical data collected in a survey that scores have a tendency to cluster यानी गुच्छा तैयार करना around a particular score. This score is the representative of the group of the data, and the number in the score, जो भी नंबर आएगा उस स्कोर पे, is called as measure of central tendency. वही मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, जब हम लोग जनरली किसी डाटा को देखते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है, उस न्यूमेरिकल डाटा की एक फिक्स प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है उस न्यूमेरिकल डाटा की वो प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें जो आने वाले सारे स्कोर्स है, सारे ऑब्जर्वेशंस है, हम लोग देखते हैं ना डाटा दिया रहता है, हम लोग सर्वे पर से निकालते हैं, इसके पहले भी वही कई बार कर रहे हैं, है ना। तो जो स्कोर्स आता है वो स्कोर्स की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी यानी एक आदत होती है, एक या ऑब्जर्व होता है हम लोगों को कि वो आदत क्या होती है उनकी उस डाटा पर, उस सर्वे पर, कि वो एक नंबर के अराउंड क्लस्टर करते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू क्लस्टर अराउंड अ पर्टिकुलर स्कोर। एक पर्टिकुलर स्कोर के अराउंड ही वो क्या होती है? इर्द गिर्द घूमती है, इर्द गिर्द होती है। क्लस्टर होना है ने उस नंबर, उस स्कोर के अराउंड में गुच्छा तैयार होना, रेंज तैयार होना, है ना। क्लस्टर ये वर्ड समझाने के लिए दिया है कि इर्द गिर्द घूमती है भाई, उसके आजू बाजू की ही वैल्यूज होती है उस स्कोर की। जो वो स्कोर होता है जो बीच में आता है, जिसके आजू बाजू में बाकी की वैल्यूज होती है ना, उस स्कोर को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप ऑफ द डाटा, है ना। वो पूरा जो डाटा का जो ग्रुप है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा? जिस स्कोर के इर्द गिर्द बाकी नंबर्स आ रहे हैं, जिस नंबर के इर्द गिर्द बाकी नंबर्स आ रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप ऑफ द डाटा, और उसी नंबर को बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर हो रहा है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ओके, तो हम लोग पहले हाफ में इस स्टैटिस्टिक्स लेसन में यही पढ़ने वाले हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें पहला रहेगा मीन, मीडियन, मोड। ये तीनों चीज पढ़ लिए तो बाद में स्टैटिस्टिकल डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ऐसे दो पार्ट में लेसन है। पहले पार्ट में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज निकालना है, मीन मोड मीडियन, एंड सेकंड हाफ में जो भी डाटा दिया रहेगा उसको पिक्चर फॉर्म में चेंज करना, ग्राफिकल फॉर्म में चेंज करना, या ग्राफ को पढ़ करके आंसर्स देना, या ग्राफ डायग्राम को इंफॉर्मेशन में बदलना, इंफॉर्मेशन को डायग्राम में बदलना, वो सारी चीजें सेकंड हाफ में दी हुई है। ठीक है, तो ये थी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, ये थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन जो हम लोग निकालना शुरू करने वाले हैं, मीन मोड मीडियन। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से बेसिक्स है हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सारा पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर एक बार रिवीजन करके दे रहा हूँ। क्लास, क्लास मार्क, उसके बाद में क्लास लिमिट और रेंज, ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, जब हमारे पास में जो डाटा होता है सर्वे का, वो अगर अपन ने उसकी क्या कर दी है, ग्रुपिंग। किसकी ग्रुपिंग कर दी है? जो डाटा अपने पास में सर्वे से आया, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उस एक्सपेरिमेंट का हम लोगों ने करे सर्वे, है ना। एक्सपेरिमेंट यानी विदर्भ में, जो विदर्भ रीजन है अपने महाराष्ट्र का, उसमें हर जिले के हिसाब से, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सोयाबीन प्रोडक्शन कितना कितना हुआ भाई, है ना। सोयाबीन प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, अपन उसका डाटा निकालते हैं। उस डाटा का हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो जो ग्रुप्स बनाते हैं हम लोग डाटा के, उन ग्रुप्स को बोला जाता है क्लास। देखो मैंने वही क्लास की डेफिनेशन लिखा हूं, द ग्रुप्स इन विच, यहाँ पे इन विच चाहिए, इन द लिख दिया मैंने, द ग्रुप्स in which complete data is divided is called as class of the data, है ना। अगर हम लोग, हमारे पास में पूरा सर्वे में का डाटा आ रहा है और उस सर्वे के डाटा को हम लोग काय में बांट दे रहे हैं, ग्रुप्स में बांट दे रहे हैं, है ना, ग्रुपिंग कर दे रहे हैं डाटा की, तो उस ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लास ऑफ द डाटा या क्लासेस ऑफ द डाटा। जितनी भी क्लास, हर एक क्लास को बोलेंगे क्लास, और कई सारी उसकी क्लासेस बनेंगी तो क्लासेस। आराधन में क्लियर हो रहा है? जब ग्रुप करते देखो, कंटिन्यूअस ग्रुप भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस भी बना सकते हैं, और डिसकंटिन्यूअस क्लासेस भी बना सकते हैं। अपन ने 9th में देखे कंटिन्यूअस क्लासेस, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसा। और डिसकंटिन्यूअस 0 to 9, 10 to 19, अगले से चालू होता, +1 हो जाता लोअर लिमिट, 20 to 29, 30 to 39 एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? ओके, इसके बाद में देखते हैं हम लोग क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या होती है ना। तो कोई भी अगर क्लास है हमारे पास में, उसमें जो पहला नंबर होता है, जहां से क्लास शुरू होती है ना, जहां से वो क्लास शुरू होती है उसे बोलते हैं हम लोग लोअर क्लास लिमिट, और जहां से क्लास शुरू खत्म होती है, जिस पे क्लास, जिस नंबर पे, उस नंबर को बोला जाता है अपर क्लास लिमिट। जैसा ये है 10 to 19, तो लोअर क्लास लिमिट जहां से क्लास शुरू हुई वो लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट यानी जहां पर क्लास खत्म हुई वो अपर क्लास लिमिट। क्लियर हो रहा है? अब क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है? किसी भी क्लास का बीच वाला ऑब्जर्वेशन, किसी भी क्लास के लिए बीच वाला नंबर, किसी भी क्लास के लिए मिडल ऑब्जर्वेशन, किसी भी क्लास के लिए मिडल ऑब्जर्वेशन, यानी क्या करना पड़ेगा, उस क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मीन निकालना पड़ेगा, है ना। उस क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या निकालना पड़ेगा, मीन। मीन मालूम है अपने को, मीन यानी एवरेज, यानी द मीन ऑफ द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड एज क्लास मार्क ऑफ द क्लास, है ना। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी क्लास का हमें क्लास मार्क चाहिए, किसी क्लास का हमें, कोई भी एक क्लास का क्लास मार्क चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, उस क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का निकालेंगे मीन, यानी क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। किसी भी क्लास के लिए अपने को क्लास मार्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी 20 प्लस, ये देखो मैंने क्लास लिया हूँ 20 to 30, 20 to 30 का मेरे को क्लास मार्क चाहिए, 20 to 30 का मुझे क्या चाहिए, क्लास मार्क। कैसे निकालूंगा, अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट,
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 यानी 50 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 25। वैसा ही अगर ये क्लास का निकालना तो 0 to 10 का 0 plus 10 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 यानी 5, ठीक है। वैसे ही अगर इसका निकालूंगा तो 20 plus 20 और 29 वाले क्लास का क्लास मार्क 20 plus 29 अपॉन 2 यानी 49 अपॉन 2 यानी 24.5 आएगा। 49 अपॉन 2 कितना होगा 24.5, है ना, आएगा ध्यान में। कैसे करना है तो क्लास मार्क, ये हो गया क्लास मार्क, हर जगह पे यूज है। क्लास समझ के रहने होना, क्लास लिमिट मालूम रहने होना, क्लास मार्क मालूम रहने होना। उसके बाद में रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा किसे बोलेंगे? एक क्लास के लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जितना फर्क होगा वो रहेगा रेंज ऑफ द डाटा। The difference between the upper limit and the lower limit of the data is called as range of the data. The difference between the upper class limit and lower class limit of the continuous classes is called as range of the data. कोई भी डाटा, किसी भी डाटा की अगर हमें रेंज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस डाटा के अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच में का क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, यानी अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? रेंज ऑफ द डाटा। द रेंज ऑफ द डाटा इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। आप फॉर्मूला में लिख सकते हो, समझने के लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हो। range of the data is equals to upper class limit minus lower class, यानी अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट क्या कर दो? माइनस कर दो। आर्गुमेंट से क्या मिल गया? रेंज ऑफ द डाटा। आराधन में सो दीज वेर द बेसिक्स जो आपको स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए, टर्म्स रिलेटेड टू ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद में मैं जाऊंगा पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन ऑफ द डाटा पे, कि हमको कोई ग्रुप्ड डाटा दिया है। कौन सा डाटा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो उस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर से कैसे इजी से इजी तरीके से हम उसका क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं। मीन निकालना है एक नंबर निकालना जिस नंबर के इर्द गिर्द क्या हो रही है? बाकी की सारी वैल्यूज घूम रही होगी उस सर्वे की, उस ऑब्जर्वेशन की। वो भी मैं डिटेल में देखता हूँ। पहले अपन ये आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जाता हूँ मीन ऑफ द डाटा पे। तो स्टूडेंट्स, अब बारी हमें समझने की, पहले हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, जो हमारी पहली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीन। वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमको क्लासेस और क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज जनरली दी रहेंगी कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है ना। और उस डाटा पर से हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन ऑफ द डाटा। मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू। मैंने लिखा भी हूँ, to find mean is nothing but finding the average value of the data। एवरेज यानी नहीं क्या, अगर कोई स्टूडेंट है जो हर टेस्ट में कोई इसमें 12, कोई इसमें 13, कोई इसमें 14, कोई इसमें 12, कोई इसमें 15 ऐसे मार्क लाया है 5 टेस्ट में, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? 12 + 13 + 14 + 12 + 15 ऐसे पांचों इसका प्लस करते और डिवाइड बाय 5 करते। जो भी आंसर आता है वो मीन होता है, यानी ऐसी वैल्यू जिसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? जिसके इर्द गिर्द पूरे बाकी के सारे वैल्यूज घूम रहे हैं। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? ठीक है। अब हमें एक चीज का यहाँ पर खास ध्यान रखना है। अब मीन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमें, यानी एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमको 3 मेथड दी हुई है। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरी है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरी है स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना थोड़ा सा लेंदी साबित होगा, लंबा जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। फिर उससे इजी होगा एज्यूम मीन मेथड में।
और सबसे इजी होगा स्टेप डिविएशन मेथड, यानी अगर यहाँ 10 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे 5 मिनट लग रहे हैं, तो यहाँ 4 मिनट लगेंगे सॉल्व करने, या 3 मिनट लगेंगे सॉल्व करने। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो मेथड से सॉल्व करने बोला है उसी मेथड से मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, और नहीं दिया है कौन से मेथड से निकालो, तो आपको तीनों में से जो मेथड लग रही है उससे आप मीन निकाल सकते हो। तो मैं पहले समझाने जा रहा हूँ, पहली मेथड डायरेक्ट मेथड, फिर समझेंगे स्टेप डिविएशन मेथड, फिर एज्यूम मीन मेथड और फिर स्टेप डिविएशन। देखो मैंने डायरेक्ट मेथड के सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखो। गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इन रुपीज कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर फ्लड रिलीफ फंड। क्या हो रहा है वहां पे, जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है जो बच्चों ने कलेक्ट करे थे फ्लड रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए। फ्लड आपदा नहीं रहती जो एकदम यानी बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने पर जो फंड जमा किया जाता है वो फ्लड रिलीफ फंड जमा करते हैं। फ्लड रिलीफ फंड में कुछ बच्चों ने पैसे जमा किए, कौन से कितने बच्चों ने कितने रुपए जमा किए वो हमको दिया है। देखो मनी 0 से 10 रुपए, 10 से 20 रुपए, 20 से 30 रुपए, 30 से 40 रुपए, 40 से 50 रुपए, ये जो ऐसी रेंज है ये पैसों की रेंज है, ठीक है, ये पैसों की रेंज है। आराधन में इस पैसों की रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ 5 आ रहा है, यानी 0 से 10 रुपए के बीच में 5 बच्चों ने जमा किए पैसे, 10 से 20 रुपए के रेंज में 7 बच्चों ने जमा किए, 20 से 30 रुपए के रेंज में 5 बच्चों ने करे, 30 से 40 रुपए के रेंज में 2 बच्चों ने करे, 40 से 50 रुपए की रेंज में 6 बच्चों ने क्या करे, पैसे जमा करके दिए। हमें बोला फाइंड द मीन ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यानी 0 रुपए से 50 रुपए के बीच की रेंज है, 0 रुपए से तो 50 रुपए के बीच के जो है ना, 0 रुपए से लेकर के तो 50 रुपए तक की रेंज है हमारे पास में, है ना, 0 से लेके तो 50 रुपए तक की रेंज है, 50 रुपए मैक्सिमम है। तो एवरेज नंबर बताओ कि भाई अगर वो पूरे क्लास के बच्चों को हम लोग देखते हैं, पूरे बच्चों को देखते हैं हम लोग पूरे क्लास के, तो क्लास के बच्चों से हम क्या उम्मीद रखें भाई, कितने रुपए आ सकते हैं हमको एक स्टूडेंट से, क्या उम्मीद रखें, कितने रुपए हम लोग उस बच्चे से ला सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्लास के बच्चे, हर एक बच्चा इतने रुपए तो लाएगा ही लाएगा, इसके इर्द गिर्द ही लाएगा, यानी मीन निकालने ने एवरेज एक ऐसा नंबर उतना अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखे हम लोग जैसा कोई क्रिकेट प्लेयर है, जैसे विराट कोहली का ओडीआई एवरेज लिख के आता, जब भी वो बैटिंग करने आता तो उसका जो स्टैट्स आते ना स्क्रीन पे, तब वहाँ लिखा रहता है एवरेज 54, यानी जितनी बार विराट कोहली बैटिंग करने जाएगा उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 54 के करीब रन बना। अब हर बार तो 54 नहीं बनाता, वो कैसे आया है, उसके स्टैटिस्टिक्स एवरेज कैसा आया है, हर इनिंग्स के रन का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, जितनी उसने इनिंग्स में बैटिंग किया, सारी इनिंग्स का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स जिसमें उसने बैटिंग किया। आराधन में क्लियर हो रहा, उससे उसका बैटिंग एवरेज बनता, क्लियर हो रहा पूरी तरीके से। हाँ, तो वैसे ही हमें निकालना है कि एवरेज मनी अपन इन बच्चों से कितना एक्सपेक्ट करें। अब डायरेक्ट मेथड से निकालने बोला तो इसकी मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, लेकिन आपको ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो जो पहली स्टेप है, पहली स्टेप ये है, पहली स्टेप में आपको क्या करना है, वर्टिकल कॉलम्स आर ड्रॉन, यानी वर्टिकल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हमको करना पड़ेगा क्लासेस इन द फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में आएंगे क्लासेस, क्लासेस इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम आएगा क्लास मार्क, क्लास मार्क्स इन द सेकंड कॉलम, ठीक है।
एंड थर्ड कॉलम में आएगा फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड कॉलम, ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में हमको करना है प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज fi into xi in the fourth column। चौथे कॉलम में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट आ रहा है में, ठीक है, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, then we will find summation of fi xi upon summation of fi, then we will find summation of fi into xi, यानी क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी का हर एक जो आएगा ना, हर एक क्लास के लिए क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी का आंसर है। सबका समेशन यानी सबका एडिशन पूरे इसका, एंड समेशन ऑफ fi इज इक्वल्स टू है। हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ fi xi फाइंड करेंगे, और समेशन ऑफ, ये ध्यान से देखो, ये समेशन का सिंबल है, समेशन ऑफ fi फाइंड करेंगे। उसको हम लोग कैपिटल N भी लिखते हैं कभी कभी, जरूरी नहीं है हर बार लिखेंगे, कैपिटल N भी लिखते हैं समेशन ऑफ fi को। ये दोनों को निकालेंगे, देन मीन कैपिटल X बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको मीन ऑफ द डाटा मिल जाएगा। यानी पहले कॉलम्स बनाने हैं, पहले कॉलम में डालना है क्लास, दूसरे कॉलम में क्लास मार्क, तीसरे कॉलम में जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है वो, चौथे कॉलम में आएगा fi इंटू xi यानी प्रोडक्ट किसका, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का। फिर उनका समेशन निकालो, इनका समेशन यानी पूरे फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क्स का एडिशन, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सारे फ्रीक्वेंसीज का एडिशन भी निकालो। और बाद में ये मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन fi। ये लर्न करना पड़ेगा, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। चलो अभी ये जो मैंने स्टेप्स बता दिया, ये पहले प्रॉब्लम में स्टेप्स लिखना नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं समय नहीं गवाता हूँ, डायरेक्ट क्या करता हूँ, उधर का पार्ट आप लोग इधर का पार्ट स्क्रीनशॉट करना, उसके बाद में आपको ये एग्जांपल लेना है डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। तो मैं इधर का पार्ट कर रहा हूँ इरेज, आप लोग लिखते हो वो पार्ट पहले लिखूंगी, ठीक है। वो पार्ट लिखने के बाद में ये एग्जांपल आएगा, एक एक एग्जांपल मैंने सभी मेथड से समझा दिया, तीनों मेथड से आराम से समझा था। देखो अभी मैं चार्ट बना रहा हूँ, हाँ, चार्ट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले चार्ट बनाने के लिए हमको पहले कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे पूरे। कितने कॉलम लग रहे हैं यहाँ पे, वो आपको स्टेप्स में मैंने बताया है कितने कॉलम लग रहे हैं यहाँ पे, मैंने सारी चीजें यहाँ पर बता के रखा है तुम लोगों को। सारी चीजें बता के रखा हूँ, देखो क्या लग रहा है उसमें। पहला कॉलम किसका रहता, पहला कॉलम रहता क्लासेस का। क्लासेस में यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या है, क्लासेस में यहाँ पर दिया हुआ है मनी, यानी मनी इन रुपीज।
ये क्या है हमारी क्लासेस है। क्लासेस के बाद में आता है क्लास मार्क xi, फिर आता है क्लास मार्क, आता है क्लास मार्क जिसे हम लोग बोलते हैं xi, बोलते हैं xi। फिर उसके बाद में आता है क्लास मार्क के बाद में फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद में आता है फोर्थ कॉलम में fi इंटू xi। मैं ये थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, स्पेस है मेरे पास में। कितने कॉलम से डील करना पड़ रहा है हमको? 4 कॉलम से, ठीक है। फिर ये कॉलम में क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है हमारी? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी fi है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, क्या है वो? डाटा की फ्रीक्वेंसी है ना। और बाद में हमें करना पड़ता है fi इंटू xi, ठीक है। क्लासेस लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आ गया? क्लास मार्क कैसे निकालते? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी 10 प्लस 0 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 यानी 5, 20 प्लस 10 30 अपॉन 2 यानी 15, 30 प्लस 20 50 अपॉन 2 यानी 25, 40 प्लस 30 यानी 70 अपॉन 2 यानी 35, 50 प्लस 40 90, 90 अपॉन 2 यानी 45। आराधन में फ्रीक्वेंसी 57526, 57526 आ रहा। अब fi इंटू xi, fi इंटू xi 5 इंटू 5 25, फिर 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 105, ठीक है। फिर 25 इंटू 5, 5 इंटू 25 यानी 125, ये हो जाएगा 70, और 6 5 30, 3 कैरी 6 4 3 यानी 270। क्लियर हो रहा? अब यहाँ पे निकाला जाएगा इसका टोटल। क्या निकाला जाएगा? इसका टोटल। इसका निकाला जाएगा यहाँ पे टोटल। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे टोटल। टोटल किसका किसका टोटल लग रहा है? ये लग रहा है समेशन ऑफ fi 5 प्लस 7 कितना हो गया? 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया? 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 6 25। ये आ गया। अब इसका प्लस करो पूरे इसका 125 105 125 70 और 270, इसका आएगा 595। समेशन ऑफ fi इंटू xi जो आएगा 595 आएगा। हो गया? सारी चीजें निकाल ली हम लोगों ने। देखो पहले कॉलम में हमने डाले क्लास, दूसरे में क्लास मार्क, तीसरे में फ्रीक्वेंसी, चौथे में fi इंटू xi, ठीक है। सब इससे टोटल निकाले, फिर समेशन ऑफ fi xi निकाले और समेशन ऑफ fi भी निकाले, दोनों चीज निकाले। अब मीन का फॉर्मूला देयरफॉर अभी हम लोग लिख लेंगे। पहले हमें क्या क्या मिला है? समेशन ऑफ fi 25 मिला है, समेशन ऑफ fi इंटू xi 595 मिला है, ठीक है। उसके बाद में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं इसके बाद में समेशन ऑफ, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मीन x बार is equals to summation of fi xi upon summation of fi, यानी 595 upon 25। क्लियर हो रहा? इसका डिवीजन करेंगे, इसका डिवीजन आएगा 23.80, 23.80, यानी मीन कितना मनी जमा कर रहे हो बच्चे? मीन ऑफ मनी, मीन
कलेक्टेड बाय अ स्टूडेंट इज, यानी एक स्टूडेंट से अपन कितने रुपए जमा करने की उम्मीद रख सकते हैं? 23.80। ठीक है, ये डिवीजन आप लोगों को करके देखना पड़ेगा। 595 डिवाइडेड बाय 25 ये आना चाहिए आपको, तो ये आएगा 23.80 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसा लिखूंगा मैं, द मीन ऑफ मनी collected by a student is ₹23.80। इतने रुपए उसने कलेक्ट किया। आराधन में ये स्टेप समझाया था समझने के लिए, हर बार नहीं लिखना है स्टेप। ये एक डेमो क्वेश्चन था इसलिए स्टेप समझाया इसकी, बाकी इसमें नहीं करना है। ठीक है, चलो आप लोग करो ये डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, आपको ध्यान में आया ही होगा किस हिसाब से करना है। तो फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अभी एज्यूम मीन मेथड का। ठीक है, फिर उसके बाद ले लेता हूँ स्टेप डिविएशन का, फिर अपन जो मेथड से बोला है वो मेथड से सॉल्व करते जाएंगे। आपको बस एक ये क्वेश्चन मैंने एक बार कराया है, लेकिन आप देखो इसको 2-3 बार, तब जाके आपके दिमाग में अच्छे से बैठता। सो ओके स्टूडेंट, हम आ चुके हैं हमारे दूसरे मेथड यानी एज्यूम मीन मेथड पे आ चुके हैं हम लोग। अब एज्यूम मीन मेथड क्या है? इन दिस मेथड वी टेक अ सर्टन क्लास मार्क एज अ एज्यूम मीन। इस मेथड में सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जो हमको क्लासेस दी होती है उस पर से हम लोग क्लास मार्क निकाल लेते हैं। पहले कॉलम में क्लासेस, दूसरे कॉलम में क्लास मार्क। उन क्लास मार्क्स में से हम एक क्लास मार्क को लेते हैं हमारा एज्यूम मीन। एज्यूम यानी प्रिटेंड कर रहा है हम लोग कि वो एक मीन है, उस डाटा का वो मीन है, ऐसा हम लोग नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। किसमें से? क्लास मार्क में से कोई तो भी एक नंबर जो कि मीन होता है। एज्यूम मीन हम लोग समझ लेते हैं, समझ के चलते कि ये मीन है। अब वो कैसे सिलेक्ट करना वो नंबर को मैं वो स्टेप्स में लिख के दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वो एज्यूम मीन एक ऐसा सिलेक्ट करना, वो एक ऐसा सिलेक्ट करना एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली, हमें तो ओरिजिनल मीन चाहिए ना, अप्रोक्सीमेट मीन चाहिए हमें, है ना। अप्रोक्सीमेट यानी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ मीन चाहिए, यानी रियल मीन चाहिए, एज्यूम मीन नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग जो एज्यूम मीन सिलेक्ट करते ना, उससे डिविएशंस चेक करते। डिविएशंस यानी जो भी हमने एज्यूम मीन लिया है उससे पहले क्लास का क्लास मार्क और उसमें कितना फर्क है, दूसरे क्लास और उस क्लास मार्क में उसके दूसरे क्लास का क्लास मार्क और एज्यूम मीन में कितना फर्क है, तीसरे क्लास का क्लास मार्क और एज्यूम मीन में कितना डिफरेंस है, चौथे क्लास का क्लास मार्क और एज्यूम मीन में कितना डिफरेंस है, पांचवें क्लास का क्लास मार्क और एज्यूम मीन में कितना डिफरेंस है। ऐसे हर क्लास मार्क का डिफरेंस चेक किया जाता है एज्यूम मीन से। उस डिफरेंस को बोला जाता है डिविएशन। क्या बोला जाता है? डिविएशन। ऐसे हर क्लास मार्क के लिए एज्यूम मीन के साथ में डिफरेंस चेक कर करके हर क्लास का निकाला जाता है डिविएशन। हर एक क्लास का निकाला जाता है डिविएशन, और जब डिविएशन आता है तो उसका निकाला जाता है मीन ऑफ डिविएशंस। अब वो मीन ऑफ डिविएशंस कैसा निकालते हैं मैं आगे बताऊंगा। हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ डिविएशंस, यानी हमें एज्यूम मीन अपने मन से लेना है, फिर हर क्लास मार्क का डिफरेंस चेक करना है एज्यूम मीन से। डिफरेंस ऑफ द क्लास मार्क्स विद द एज्यूम मीन, difference between class mark and assume mean, difference between class mark and assume mean is the deviation, and how we are going to find the mean of deviation मैं वो मेथड में बताऊंगा। फिर डिविएशन मिल गया तो मीन ऑफ डिविएशन निकालो, और फिर ओरिजिनल मीन कैसा रहेगा, मीन इज इक्वल्स टू जो एज्यूम मीन लिए थे वो प्लस मीन ऑफ डिविएशंस, जो डिविएशंस आया था उसका मीन। ठीक है, यानी हमें मीन निकालना है भाई एज्यूम मीन मेथड। तो कैसे निकालेंगे? पहले हमें एज्यूम मीन निकालना पड़ेगा, बाद में मीन ऑफ डिविएशंस निकालना पड़ेगा, मीन ऑफ डिविएशंस, और दोनों का एडिशन करना पड़ेगा तब मीन मिलेगा। यानी मीन निकालना है तो हमें लगता है एज्यूम मीन प्लस मीन ऑफ डिविएशन, यानी मीन x बार इज इक्वल्स टू a प्लस d बार। d बार इज मीन ऑफ डिविएशन एंड a इज एज्यूम मीन, एंड a इज एज्यूम मीन। चलो ठीक है, ये हिसाब से हमको चलना है, यानी मीन निकालने के लिए a प्लस d बार करना पड़ेगा।
ए हम लोग क्लास मार्क पर से सिलेक्ट करेंगे और डी बार हमें निकालना पड़ेगा पूरे चार्ट पर से। वो कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे और बाद में दोनों का करेंगे एडिशन तो हमें मीन ऑफ द डाटा मिलेगा। उसके लिए मेरे पास में एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कौन सा? ये एग्जांपल मैंने लिया समझाने के लिए। मैं पहले स्टेप्स भी बताता जाऊंगा। देखो, द मेजरमेंट इन mm ऑफ डायमीटर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्क्रू आर गिवन बिलो। स्क्रू पता है ना सभी को? स्क्रू पता है कैसा होता है? होता है ऐसा स्क्रू? स्क्रू ऐसा ही होता है ना। तो स्क्रू का जो हेड है यानी जो ऊपर वाला भाग है, इसकी डायमीटर्स दी हुई है mm। डायमीटर्स रहती ना उसकी, स्क्रू की डायमीटर रहेगी ना, कुछ ना कुछ डायमीटर रहेगी ना। ये डायमीटर पूरा यहां से लेके यहां तक की डायमीटर रहेगी ना, वो mm में हमको डाटा दिया हुआ है ऑफ द स्क्रूज। ठीक है, तो 33 mm से 35 mm के कितने स्क्रूज है? 10 स्क्रूज है। 36 mm टू 38 mm के कितने स्क्रूज है? 19 स्क्रूज है। 39 mm टू 41 mm के बीच में के कितने स्क्रूज है? 23 स्क्रूज है। 42 mm से 44 mm के बीच में के 21। 45 mm से 47 mm की थिकनेस वाले डायमीटर वाले कितने स्क्रूज है? 27 स्क्रूज है। Calculate the mean diameter of the head of the screws by assuming mean method। यानी इसकी मीन डायमीटर बताना है। पूरे डाटा के लिए मीन डायमीटर ऑफ द स्क्रूज, यानी वहां पर जितने भी स्क्रूज मौजूद है उसके अपन एवरेज डायमीटर क्या लेंगे वो बताना। और कौन से मेथड से? एज्यूम मीन मेथड से। देखो कैसे करेंगे। पहले वी सिलेक्ट एज्यूम मीन A, we select assume mean A। ठीक है, we select assume mean A from the class marks। कहां से सिलेक्ट करते हैं? क्लास मार्क्स के। मैं बताता हूं रूल फॉर सिलेक्शन of A। Rule for selection of A। The class mark of the middle class can be selected as assume mean A। देखो, जो क्लास मार्क होता है मिडल क्लास का, बीच वाली क्लास कौन सी है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मिडल वाली क्लास ये है। मिडल क्लास का क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। मिडल क्लास का क्लास मार्क क्या आएगा? 39 प्लस 41 अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा 10, 80 अपॉन 2 यानी 40। ये जो 40 आएगा इसको हम लोग एज्यूम मीन ले सकते हैं। लिखा ही ना मैंने, देखो, द क्लास मार्क ऑफ द मिडल क्लास कैन बी सिलेक्टेड एज एज्यूम मीन ए। जो मिडिल क्लास है उसका क्लास मार्क क्या ले सकते हैं हम लोग? एज्यूम मीन ले सकते हैं। अगर वैसा नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है? ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग maximum frequency। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही आपको याद करना है, नहीं तो आपको एज्यूम मीन लेते नहीं जमेगा तो आप गलत कर दोगे। एक तो ये तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं या तो ये तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर में। क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड एज एज्यूम मीन ए। यानी एज्यूम मीन ए कैसे सिलेक्ट करना है आपको? या तो जो भी क्लास मिडल में आ रही होंगी उस क्लास का क्लास मार्क निकाल लो,
जो भी क्लास मिडल में आ रही होगी उस क्लास का क्लास मार्क निकाल लो, वो क्लास मार्क को एज्यूम मीन ए ले लो, या फिर ऐसी क्लास लो, ऐसा क्लास मार्क लो जिस क्लास मार्क की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास मार्क को, उस क्लास के क्लास मार्क को क्या लेना पड़ेगा, एज्यूम मीन लेना पड़ेगा अपने मर्जी से। देखो यहाँ पर कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये क्लास की फ्रीक्वेंसी है 27 है, इसका मीन क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, जो भी इसका क्लास मार्क आएगा इस क्लास का उसको भी हम लोग एज्यूम मीन ले सकते हैं। आराधन में ये पहली चीज है कि एज्यूम मीन लेते आने वाला। अब कौन से कॉलम में क्या क्या डालना है वो मैं लिखते जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप से, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो क्या है, सेकंड स्टेप इन फर्स्ट कॉलम राइट दी क्लासेस, इन थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम राइट द क्लास मार्क्स, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या लिखना है, क्लास मार्क्स। इन थर्ड कॉलम इसके बाद में क्या करना है, क्लास मार्क लिखने के बाद में देन सिलेक्ट ए, यानी ए सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, एज्यूम मीन, देन सिलेक्ट एज्यूम मीन। ये करने के बाद में एज्यूम मीन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एज्यूम मीन सिलेक्ट हो गया, एज्यूम मीन सिलेक्ट होने के बाद में आपको डालना पड़ेगा क्या का कॉलम, एज्यूम मीन सिलेक्ट हो जाने के बाद में डालना पड़ेगा आपको इन द थर्ड कॉलम राइट deviations di, और वो कैसे निकाला जाता है, di is equals to xi minus a, di is equals to xi minus a। मैंने बोला था हर क्लास के लिए डिविएशंस निकालना पड़ेगा। डिविएशंस यानी डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क एंड एज्यूम मीन, डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क एंड एज्यूम मीन। उस क्लास के लिए, उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, हर एक क्लास के लिए हम लोग डिफरेंस बिटवीन उसका क्लास मार्क और एज्यूम मीन में कितना डिफरेंस है वो निकालते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो इन द थर्ड कॉलम राइट डिविएशंस di, di is equals to xi minus a। अब इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना, ये हो गया डिविएशंस। डिविएशंस के बाद में लिखना है फ्रीक्वेंसी। इन द फोर्थ कॉलम, इन द फोर्थ कॉलम राइट फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना है फोर्थ कॉलम में, इन द फोर्थ कॉलम राइट फ्रीक्वेंसी fi। इन द फिफ्थ कॉलम राइट fi into di। क्या लिखना है उसमें, fi into di लगेगा। देखो यहाँ पे fi xi था, यहाँ क्या लगेगा fi into di। फिर हम लोग क्या करेंगे देखो, then we find summation of fi and summation of fi into di। यानी हम लोग फिर समेशन ऑफ fi निकालते हैं और समेशन ऑफ fi into di निकालते हैं। then find d bar is equals to summation of fi di upon summation of fi। and then find mean x bar is equals to assume mean plus b bar।
स्टेप्स ध्यान में आप लोगों के कैसे कर रहे हैं, तो पहले क्लास लिखो, फिर क्लास मार्क्स लिखो। क्लास मार्क्स लिखने के बाद में एज्यूम मीन सिलेक्ट करो। ये दो टेक्निक पता है, ये टेक्निक जिसको याद नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। ए सिलेक्ट करने की, ए जिसने सही सिलेक्ट कर लिया वो फिर लिखेगा पूरे डिविएशंस, जिसने डिविएशंस लिख लिया फिर वो यहाँ तक पहुंच जाता आखिरी। ये याद में रखना है, एज्यूम मीन प्लस मीन ऑफ डिविएशंस। ये मीन ऑफ डिविएशंस निकाले अपन ने डी बार। आराधन में कैसे करना है, ये हो गए रूल्स, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसका पूरा रूल्स का स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ चार्ट, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जा रहे हैं एज्यूमिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है एज्यूमिंग मेथड से, पहले इसमें क्या डालते हैं हम लोग, एज्यूमिंग मेथड से क्या अप्लाई करते हैं, एज्यूमिंग मेथड से पहले क्या डालते हैं हम लोग, क्लास। क्लास क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द क्लासेस, डायमीटर। क्या है यहाँ पे क्लासेस, डायमीटर इन mm, डायमीटर इन mm है ये क्लासेस, यानी ये है क्लासेस। फिर डालते हैं हम लोग क्लास मार्क, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एक्साइज। फिर हम लोग डालते हैं क्लास मार्क, सेकंड स्टेप हमारी क्लास मार्क की थी। फिर क्लास मार्क, चलो इतना कर लेते हैं, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47 है बराबर। मैंने क्लासेस लिए हो 33, 35, 36, 38, 49, 41, 42 से लेके तो 44 है, ठीक है, 45 से 47 है। अब इनके क्लास मार्क्स 35 प्लस 33 कितना हुआ 8, 68 अपॉन 2 यानी 34। इसका आएगा 34, इसका आएगा 37, इसका आएगा 40, इसका आएगा 43, इसका आएगा 46। आरा बराबर 34, 37, 40, 43, 46। आराधन में कैसे करें, इसका फॉर्मूला है क्लास मार्क का। क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसके पहले ही बता दिया मैंने, और 9th में भी हम लोगों ने भरपूर सॉल्व करे। 35 प्लस 33 अपॉन 2 यानी 68 अपॉन 2, 38 प्लस 36 अपॉन 2 यानी 74 अपॉन 2। आराधन में इस हिसाब से हमको चलना है, ठीक है, उस हिसाब से आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, एज्यूम मीन। तो हम लोग दो तरीके से सिलेक्ट करते हैं, जो भी मिडल वाली क्लास होगी, जो भी मिडल वाली क्लास है, बीच वाली क्लास, उसके क्लास मार्क को ले लो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, या 3 वाली, ये थर्ड वाली क्लास मिडल में है, मिडल क्लास, तो इसको ले लो ए, इसको सिलेक्ट करने का एज ए, ठीक है। ये देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा ए, कर लिया ये सिलेक्ट। अब मैं ए के बाद में ये मिल गया, अब मैं क्या निकालता हूं, डिविएशंस। मैंने बोला है डिविएशंस का मतलब फर्क, किसके बीच में, क्लास मार्क और एज्यूम मीन के बीच में। डिविएशन का मतलब होता है फर्क, डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में, क्लास मार्क और एज्यूम मीन के बीच में। चलो वो होने के बाद में हम लोग निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्क्रूज, वो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है एफआई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद में हमें निकालना है यहाँ पर एफआई इंटू डी आई। एफआई इंटू डी आई की हमें एज्यूम मीन मेथड में जरूरत होती है। चलो अब करेंगे हम लोग 34 माइनस 40, 34 माइनस 40 यानी -6, 37 माइनस 40 यानी -3, 40 माइनस 40 यानी 0, 43 माइनस, एक पहला प्रॉब्लम है तो बताता हूँ, करने की जरूरत नहीं। देखा 34 माइनस 40 यानी -6, 37 माइनस 40 यानी -3, 40 माइनस 40 यानी 0, 43 माइनस 40 यानी 3, 46 माइनस 40 यानी 6। आ गया यहाँ पे पूरे एज्यूमिंग। अब फ्रीक्वेंसी
10, 19, 23, 10, 19, 23, 21, 27. अब fi इंटू डी आई 10 इंटू -6 यानी -60, 19 इंटू -3 यानी -57, 23 इंटू 0 यानी 0। ठीक है, fi इंटू डी आई कर रहे हैं, ये fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई, 21 इंटू 3 63, 20 20 20 और ये 63, 27 इंटू 6 कितना आएगा, 27 इंटू 6 162, 162 7, हाँ 162 आएगा। आ गया सारा सब कुछ, क्लियर हो गया सब कुछ। अब हम लोग नीचे में जो जो चीजें जरूरी है वो चीजें लिखेंगे, वो टोटल वगैरह जरूरी रहता है ना हम लोगों को, टोटल वगैरह लगेगा ना। आप लोग एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। टोटल में आएगा समेशन ऑफ fi की हमको जरूरत है। ये टोटल देखो कितना आता है, 10, 19, 23, 21, 27, वो आता है समेशन ऑफ fi 100। ठीक है, अब देखो -60 -57, -60 -57 यानी माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 + 0 7, 6 + 5 11 यानी -117, और ये 63 + 1 62 कितना होगा 5 12 225। अब क्या है, -117 है प्लस 225 है, 0 का तो कोई प्लस ही नहीं है ना, प्लस 0 कर दी भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 का तो कुछ असर नहीं है। अब करो इसको सॉल्व, इसका होगा सब्ट्रैक्शन यानी 225 - 117, 15 में से 7 गए कितने रहे 8, 2 में से 2 गए 0, उसमें से बन गया 10 है यानी ये आएगा 10। समेशन निकाल रहे हम लोग, समेशन fi इंटू डी आई कितना आया 108। केयरफुल रहिए, हम लोगों ने इसका सबका एडिशन करे, ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या है -60 -57 + 0 + 63 + 162, इसका एडिशन 108 आया। ध्यान रखो, समझ में आ रहा ना, क्लियर हो रहा ना, नहीं तो तुम बोलोगे ये कैसे आया, वो मत बोलो, कैसे आया मत बोलो। ठीक है, देखो अभी क्या कर रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ फटाफट, देयरफॉर समेशन ऑफ fi कितना है 100, समेशन ऑफ fi इंटू डी आई कितना है 108। देयरफॉर हमें किसकी जरूरत है, डी बार, यानी समेशन ऑफ fi डी आई अपॉन समेशन ऑफ fi। ये फॉर्मूला हम लोगों को अभी बताया था मैंने रूल्स में पूरे, डी बार कैसे निकाला जाता है, समेशन ऑफ fi डी आई अपॉन समेशन ऑफ fi, यानी 108 अपॉन 100 यानी 1.08, डी कितना आया 1.08 आया। देयरफॉर मीन x बार इज इक्वल्स टू a प्लस b बार, व्हाट इज a 40 प्लस 1.08 यानी मीन आया 41.08। देयरफॉर मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू is 41.08 mm। आ रहा था में 41.08 mm इसका आया मीन डायमीटर ऑफ द स्क्रू। कैसे देखो, ये और इजी से सॉल्व हुआ और टाइम नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, जल्दी सॉल्व होता है एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, आप लोग करो ये एज्यूम मीन मेथड के चार्ट का अभी स्क्रीनशॉट, ये तो आपने थ्योरी पार्ट का पहले ही कर लिए थे, चार्ट यानी ये क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट। फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड और फिर करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। बाय बाय।